नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, अब बिहार में 40 लोकसभा सीटों के दंगल में बारी आखिरी चरण की, यानी कि 7वें चरण की, जिसके लिए वोटिंग 1 जून को होगी। लेकिन आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, दोनों ही खेमों के तरफ से या कई निर्दलियों के तरफ से भी पूरी ताकत लगाई गई है कि इस बार के तमाम 8 सीटों पर जहां वोटिंग होने वाली है उस पर कब्जा जमाया जा सके। एक तरफ तेजस्वी यादव, जिन्होंने धुआंधार रैलियां की हैं और अपनी बहन मीसा भारती को जिताने के अलावा जो INDIA गठबंधन के अन्य उम्मीदवार हैं उनके लिए भी पूरे दमखम के साथ उन्होंने प्रचार किया है। रोजगार, नौकरी की बात, PM मोदी पर निशाना साधना, तेजस्वी यादव के बातों से जनता कितनी प्रभावित हुई, अब बारी है मतदाताओं की। दूसरी तरफ PM मोदी, केंद्र के तमाम मंत्री, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम नेता भी लगे रहे कि मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद किया जाए। और अब बारी आखिरी चरण के 8 सीटों पर, और प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद क्या माहौल है इन सीटों पर, उसकी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, अब तो 6 चरणों में 32 सीटों पर चुनाव हो गए, आखिरी चरण में पूरी ताकत सबने लगाई है। सबसे ज्यादा जनता किसके बातों से प्रभावित दिखाई दे रही है और किसके बातों को सुनने में ज्यादा मजा आया? देखिए, एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। इसीलिए अंतिम दौर के 8 सीटों पर सबने अपनी ताकत लगा दी कि ये जीत लें तो पिछला जो कमी बेसी रहा है वो सब मेकअप हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसीलिए दोनों गठबंधनों ने पूरी ताकत लगा दी। और इसमें एक बात तो मानना पड़ेगा कि तेजस्वी ने अकेले दम पर चुनाव को यहाँ तक लाया है और इंडी गठबंधन को मुकाबले में खड़ा कर दिया। बिहार में कांग्रेस तो लस्त पस्त नजर आई, उनके नेता भी बिहार छोड़ के भागे रहे। जब एक बार अंतिम दौर में आए राहुल गांधी, एक बार प्रथम चरण के समय दूसरे चरण में आए थे, तो वो उन्होंने भी तेजस्वी के हवाले कर दिया था बिहार। बाकी वामपंथी दल जो थे वो अपनी अपनी सीटों पर ही लगे रहे, उनके पास साधन की कमी रही तो अपनी सीटों में लगे रहे। तो बच गए एक राजद के नेता। तो राजद के पास साधन भी था और तेजस्वी में ऊर्जा भी थी, इसलिए इन्होंने पूरी ताकत लगाई, न सिर्फ अपने सीटों पर बल्कि सहयोगी दलों की सीटों पर भी उन्होंने जम के प्रचार किया और एक मजबूत नेता के रूप में वो उभरे हैं बिहार में। भीड़ भी बहुत आई, लोग भी आए और उनके प्रति जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ली है इस बार लोकसभा चुनाव में, लगा कि NDA थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है। हाँ, और खूब चुटिले वाक्य भी बोले, भाषण भी दिया, उस तरह से लोगों को हंसाया भी। कई जगह वो मंच से गाने भी गाते हुए देखे गए। तो एक परिपक्व नेता के रूप में वो उभरे हैं। मगर बीच बीच में कुछ वो गड़बड़ कर जाते थे। वो जो एक राजद वाला, जो पहले का राजद वाला छवि था, जो आत्मा थी, वो जाग जाती थी। मगर कुल मिला के उनको कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से NDA को लीड किया। अरे NDA नहीं, इंडी गठबंधन को बिहार में लीड किया है। और सबसे अंत में जो वीडियो उनका वायरल हुआ, जो राहुल गांधी के साथ मटन खाते हुए चर्चा थी, वो बड़ा रोचक वीडियो था और लोगों ने खूब इंजॉय किया, उसको देखा भी। मगर बाकी के नेता खामोश रहे और सिर्फ भाई बहन और राहुल गांधी यही बात करते रहे आपस में। तो वो सीरियस भी रहे और मज़ा भी लेते रहे चुनाव का। कमर में दर्द हुआ, डॉक्टरों ने रेस्ट की सलाह दी, इसके बावजूद वो घूमते रहे। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बिहार में बहुत ताकत लगाई। खुद अधिकांश सीटों पर वो गए, 7-8 बार आए बिहार और कई कई सीटों पर उन्होंने भाषण किया। उनकी भी सभाओं में खूब भीड़ आई और एक एक करके उन्होंने जवाब दिया जो आरोप भाजपा पर लगाए जाते रहे या NDA पर लगाए जाते रहे, और खूब जम के अटैक भी किया NDA पर।
इंडी पर अटैक भी किया और जंगल राज की याद दिलाई। जेल भेजने की भी बात कर ये अंतिम अपने दौरे में ये भी कह दिया कि जब हेलीकॉप्टर उड़ने का समय, अब वो समय आज समाप्त हो गया, हेलीकॉप्टर अब नहीं उड़ेगा। और उधर देखिए संजोग कि कोर्ट ने भी कह दिया है सीबीआई को कि 8 तारीख तक आप फाइनल चार्जशीट सौंप दीजिए लैंड फॉर जॉब वाले मामले में। मतलब मामला सीरियस, मामला गंभीर है। और वो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो यूं ही नहीं कहा है, उसके पीछे अर्थ है। और कोर्ट अगर आदेश करेगा तो जा भी सकते हैं। वैसे एक बात तो है कि इंडी गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो प्रायः सभी जमानत पर हैं और सब पर भ्रष्टाचार के केस हैं। इसलिए ये मामला बहुत ज़ोर शोर से एनडीए ने उठाया, खास करके प्रधानमंत्री ने इसी को मुद्दा बनाया और लगातार वो अटैक करते रहे कि सारे भ्रष्टाचारी एक होकर के उनको हटाना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी है, जनता के पैसे की लूट जो है वो उन्होंने रोक दी है। 8 सीटों पर चुनाव होना है, कौन कौन सी सीटें हैं, मुकाबला किन के बीच में? देखिए 8 सीटों में जो सीट है वो सब एनडीए के पास है, जीता हुआ सीट है, सब पर सिटिंग सांसद हैं। उसमें एनडीए ने कुछ कैंडिडेट भी बदल दिए हैं, जैसे एक सासाराम में बदला है कैंडिडेट अपना, बाकी के तो लगभग वही हैं पुराने। काराकाट में, हाँ काराकाट में महाबली सिंह थे, उनको बदल के उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है। तो ये 8 सीटें एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है कि इसको रिटेन करना है, इसको फिर से वापस पाना है। और जदयू के भी कई इसमें उम्मीदवार हैं, भाजपा के भी उम्मीदवार हैं। जैसे नालंदा माना जाता है कि नीतीश कुमार का गढ़ है और नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है वहाँ। इसको तो कुर्मिस्तान भी कहा जाता है। कुर्मिस्तान भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वहाँ के एक छत्र नेता हैं नीतीश कुमार अभी। तो नीतीश कुमार वहाँ उनको जीतने में कोई संदेह नहीं लगता है। कौशलेंद्र कुमार जो है एक युवा चेहरा वहाँ गए हैं, माले से संदीप सौरभ जो कि पालीगंज के विधायक हैं और युवाओं की बड़ी बात करते हैं। हाँ, युवाओं की बड़ी बात करते हैं, मगर देखिए अब वाम पंथ का अवसान अब आ गया है। इसलिए वाम पंथ अब बहुत उसमें फलने फूलने की गुंजाइश नहीं दिखती है। कुछ एक सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि बिहार में कुछ इलाकों में उनका आधार है, तो कुछ एक सीटें वो जीत जाएंगे। मगर लोकसभा में जहाँ 7 विधानसभा सीटें होती हैं तो वहाँ जीतना मुश्किल है। आपका 1-2 विधानसभा में प्रभाव है, तो सब जगह से आपको वोट मिलेंगे नहीं। और उनके पास दूसरी बात यह है कि साधन की भी कमी है, वो उतना खर्च भी नहीं कर पाते, हर जगह पहुंच भी नहीं पाते। तो इसलिए कौशलेंद्र कुमार की आसान जीत मानी जा सकती है नालंदा में। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद, यहाँ भी अंशुमन अभिजीत बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं। उनके कांग्रेस के मीरा कुमार के पुत्र हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कैम्ब्रिज से पढ़ाई इन्होंने की है, विद्वान आदमी हैं। मगर पटना साहिब में आके फंस गए। दूसरी सीट पर जो कांग्रेस की प्रभाव वाली सीट होती, वहाँ से जाते तो जीतने की उम्मीद भी रहती। तो यहाँ एक सज्जन आदमी है, रविशंकर प्रसाद भी सज्जन आदमी है, तो एक सज्जन का दूसरे सज्जन से मुकाबला है। और उसमें जो पहले से जो सज्जन स्थापित हैं उनकी जीत पर किसी को संदेह नहीं है। तो वो एक औपचारिकता भरी है पटना साहिब का। पाटलिपुत्र में जरूर घमासान है, क्योंकि पिछले बार भी जो रामकृपाल यादव जीते थे वहाँ से, तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे। पिछले दोनों चुनाव लगभग कम ही मार्जिन से जीते थे, मगर जीत गए थे। और जीत हार किसी की हो, मगर एक बात है कि रामकृपाल यादव के जैसा सांसद होना बड़ा मुश्किल है। वो 24/7 सुलभ रहते हैं जनता के लिए, और उनके पास पहुंचने के लिए आपको किसी पैरवी की ज़रूरत नहीं है, और सबकी वो मदद करते हैं। किसी उसमें जात पात नहीं देखते, जितना उनसे बन पड़ता है उतना वो करते हैं। कहा जा रहा था कि क्षेत्र में थोड़ी नाराजगी हो गई थी उनको लेकर, खासकर कुशवाहा और भूमिहारों में, तो वो नाराजगी कितना असर डालेगी? नाराजगी तो हो ही जाती है। देखिए भगवान भी सबको खुश नहीं रख सकता, तो ये तो रामकृपाल एक अदद इंसान है, अदना इंसान है, तो क्या खुश रखेंगे। तो मगर सांसद के रूप में बेहतरीन सांसद हैं। और मीसा भारती के साथ लालू यादव हैं। तो लालू यादव एक बिहार में ताकत हैं अपने आप में।
तो वो चुनाव मीसा भारती नहीं लड़ रही हैं, लालू यादव लड़ रहे हैं, इस रूप में देखिए। आज तो मीसा भारती ने मनेर के क्षेत्र में जनसभा में ऐलान किया कि 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जोश भरने के लिए किया, क्योंकि नौजवानों में और खास करके यादवों को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि रामकृपाल भी यादव हैं और एक समय लालू के पट्टे शिष्य थे, तो उनको ये लगता है कि कुछ वोट उधर टूटते हैं, यादव वोट भी जाते हैं उनके साथ, तो यादव एकजुट रहें कम से कम, इसलिए उन्होंने तेजस्वी का नाम उछाल दिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगले चुनाव में। और इन 3 सीटों पर थोड़ा रवि रंजन जी की भी राय ले लेते हैं, नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के जो अंतिम चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, इसमें 8 सीट जो है वो एनडीए की है। अगर इसमें स्थिति एकदम साफ है कि अगर भूमिहार मतदाता उसने कोई खेल किया तो एनडीए की मुश्किल बढ़ेगी। अब आप जहानाबाद में आप देखिए, पहले पाटलिपुत्र, पटना साहिब और पटना साहिब की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट में एक समय तो ये भी चर्चा हुई 2019 के चुनाव में कि प्रधानमंत्री मोदी पटना से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये इतना सेफ सीट है कि यहाँ से भाजपा अगर ढेला को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। तो पटना साहिब में कोई दिक्कत नहीं है, पटना साहिब की सीट भाजपा की है और रविशंकर प्रसाद यहाँ से चुनकर जाएंगे। उनके सामने जो प्रत्याशी है, अगर कोई मजबूत प्रत्याशी होता, कांग्रेस के जो अंशुल हैं, तो अगर वो मजबूत प्रत्याशी होते तो माना जा सकता था कि इस बार कोई लड़ाई हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक माहौल बनाया है, लेकिन इसमें कोई लड़ाई नहीं है। पाटलिपुत्रा में राम कृपाल यादव 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी बात वहाँ पर भी वही है कि भूमिहार वोटर जो हैं उनको गच्चा दे सकते हैं। नौबतपुर के इलाके के तमाम, मैंने विक्रमपाली तक, मैंने वहाँ तक चले जाइए, वो सारे भूमिहार वोटर वो अपनी एक अलग चाहते हैं, उनकी ताकत राजनीति में बढ़े और उनकी मंशा है कि खाली विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह को दे के आप हमारे महत्व को कम नहीं कर सकते, इससे वो ज़्यादा चाहते हैं और इसीलिए वैशाली में खेल किया। इसीलिए दूसरी जगहों पर मैंने चर्चा है कि वो भूमिहार मतदाता वो कुछ कर रहे हैं गड़बड़। तो पाटलिपुत्रा में अगर वो गड़बड़ करेंगे तो रामकृपाल यादव की मुश्किल बढ़ेगी। साधने के लिए विक्रम में प्रधानमंत्री आए, हाँ, प्रधानमंत्री ने सभा की वहाँ आके, तो हम ये कह सकते हैं कि रामकृपाल यादव की मुश्किल बढ़ी तो है, पर रामकृपाल यादव सेफली निकल जाएंगे, ऐसी चर्चा है। हाँ, सब कुछ ठीक रहा था। मैंने आप देखिए, दियारा के इलाके में रामकृपाल यादव को, जो यादव वोटर हैं, वो मीसा भारती को वोट नहीं करते हैं, वो रामकृपाल यादव को करते हैं। रामकृपाल यादव नाव से दियारा में चले जाते हैं, हर बार जाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तब जाते हैं और जो मुश्किल होती है तब। एक बात और इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार सारण में हिंसा हुई, उसका भी असर ये है कि यादव बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है उसके बाद से। तो क्या इसका कोई असर यहाँ पर देखने को मिल? देखिए, सारण वाला मसला माने महाराजगंज और छपरा सारण में तो ज़रूर था, लेकिन उसका असर यहाँ तक होगा हमको ऐसा नहीं लगता है। मीसा भारती माने राज्यसभा सांसद हैं, मीसा भारती माने उड़न छू हो जाएंगी और लोगों को मालूम है, और उनकी बात वहाँ तक माने एक एरोगेंसी उनमें जो है, लोगों की बात वो सुनती नहीं है, माने कनेक्ट नहीं हो पाती हैं जनता से जितना कनेक्ट होते हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव उनके श्राद्ध में, उनके जीने में, मरने में, कथा इत्यादि में, सरस्वती पूजा में, हर जगह उपलब्ध रहते हैं, तो लोग उनको जानते हैं नज़दीक से। मीसा भारती हर जगह उपलब्ध नहीं रहती है। नालंदा की सीट, आप देखिए, नालंदा की सीट नीतीश कुमार की सीट है और जॉर्ज फर्नांडिस को ले आकर नीतीश कुमार ने वहाँ से मैंने, और पहले चले मधुली में, और बड़े बड़े समाजवादियों को वहाँ से मैंने मौका मिल गया। तो नालंदा की सीट नीतीश कुमार जिसको चाहते हैं वही जीतता है। कौशलेंद्र जी को नीतीश कुमार ने जिता के रखा है और फिर वो सीट एकदम सेफ है। कुर्मी वोटर, वैश्य वोटर और मैंने तमाम जो भी बोला, और ख़ास पर आपको हम ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के क्षेत्र में मुसलमान भी इनको एनडीए को वोट करेंगे। पासवान भी अच्छे खास, हाँ,
वो सब करेंगे। पासवान का तो आज बड़ा रोड शो हाँ, वहाँ रोड शो हुआ और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो केमिस्ट्री है वो तेजी से माने वो मजबूत हो रही है। दोनों दिखा रहे हैं कि दोनों एक हो रहे हैं, तो उसका भी असर दिखेगा। नालंदा की सीट में नीतीश कुमार के प्रत्याशी कौशलेंद्र सेफ निकलेंगे। पटना साहिब की सीट पर रविशंकर प्रसाद सेफ निकलेंगे। रामकृपाल यादव को थोड़ी मुश्किल होगी, कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन वो जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है। अभी 3 सीटों के अलावे जो अन्य सीटें हैं और बच गया आपको आरा, बक्सर और सासाराम, काराकाट। हाँ, तो आरा में भी लगभग सुनिश्चित है जीत। अच्छा। क्योंकि आगे चल रहे हैं आर.के. सिंह जो हैं, उन्होंने इतना काम किया है कि लोग उनको वोट करेंगे, अगर काम के आधार पर वोट होता है तब। लेकिन बड़े मगर जाति और उसके आधार पर वोट अगर होता है, क्षेत्र और जाति और दूसरे गोरखधंधे को संरक्षण देने वालों के उसके प्रभाव में वोट होता है, तब हारेंगे आर.के. सिंह, हारेंगे। जब जाति और गोरखधंधा के नाम पर वोट होगा तो भला आदमी तो हार ही जाएगा ना। वहाँ जो इन सब धंधे में लिप्त होगा वो जीतेगा। लेकिन कई वीडियो आरा के वायरल हुए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि आर.के. सिंह का विरोध हुआ है, जिसमें सड़क नहीं तो वोट नहीं। इसके अलावा राजपूत समुदाय के भी गांव में इस प्रकार के विरोध देखने को मिले हैं। कई जगह छात्रों ने आर.के. सिंह को रोक लिया है कि आप मंत्री रहें, लेकिन आपने आरा में क्या किया रोजगार के लिए, इसका लेकर जिस तरीके से वहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये देखिए, इसमें कुछ तो वाकई सही समस्याएं हैं। और आर.के. सिंह ने आश्वासन भी दिया था एक जगह, वो गांव है कोई जहां नदी पार करके बच्चे जाते हैं पढ़ने और दूसरे तरफ है उनका स्कूल, तो उन्होंने पुल बनाने का वादा किया था, वो नहीं बना, तो वहाँ लोगों ने वोट नहीं का वो टांग दिया है, बैनर लगा दिया है। दूसरे की कुछ राजपूत गाँव में भी उनको लेकर के नाराजगी है। इसकी वजह यह है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी है और एक गुट है जो नहीं चाहता है कि आर.के. सिंह यहाँ से लड़े या जीते। तो जीते, हार जाएंगे तो उनका अगली बार पत्ता साफ हो जाएगा। वो चाहते हैं कि हम में से यहाँ से किसी को टिकट दिया जाए और वो जीत करके जाए। लेकिन तो इसलिए ये उसकी वजह से भी विरोध हो रहा है और दूसरे कुछ आर.के. सिंह के स्वभाव की वजह से भी विरोध हो रहा है। वो बहुत मिक्स नहीं करते जनता के साथ, और लोगों की जो पैरवी होती है, जेन्युइन पैरवी भी, उसको वो व्यक्तिगत पैरवी को वो इंटरटेन नहीं करते। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ बार बार लिखी जा रही है कि काराकाट का बदला आरा में लेना है, और खासकर कुशवाहा समाज के लोग इसे लिख रहे हैं। उनका मानना है कि पवन सिंह वहाँ पर काराकाट में खड़ा होकर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम किया है, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं, और दूसरी तरफ का आरा में क्योंकि वहाँ भी एक कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ राजपूत हैं, तो वो कुशवाहा और राजपूत की लड़ाई क्या आरा में खेल बिगाड़ सकती है? हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। कुछ बहुत मामूली असर उसका पड़ सकता है नौजवानों में, जो पवन सिंह के फ़ैन हैं, उनके गाने के फ़ैन हैं। तो काराकाट में भी जो नौजवान उनके साथ घूम रहे हैं वो सब वही हैं किशोर वय के। उसमें से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका नाम भी नहीं होगा वोटर लिस्ट में, मगर वो उनके दीवाने हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं। मगर पूरा का पूरा राजपूत समाज उनके साथ है, पवन सिंह के साथ, ऐसा नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। और मजबूत स्थिति में है काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा भी, और यहाँ आर.के. सिंह भी लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब उसमें कुछ अंत समय में भीतरघात की बात ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग टांग खींचने में ज़्यादा लग जाएंगे, तो अगर कुशवाहा समाज हटता है, आर.के. सिंह से दूर होता है, फिर समस्या तो खड़ी हो जाएगी। कुशवाहा समाज हटेगा तो क्षति जरूर होगी, और उसकी भरपाई का कुछ सोचा होगा इन लोगों ने, स्ट्रेटजी बनाई होगी। नहीं स्ट्रेटजी बनाई होगी तो संकट में फंसेंगे। और कैसे जो नाराज़ हैं उन वोटरों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें संघ परिवार की शक्तियां भी लगी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कई काम किए हैं संघ परिवार के संगठनों के लिए भी उसमें, तो इसलिए उनकी सहानुभूति है। तो वो लोग लगे हुए हैं कि कोई जाति के नाम पर, किसी क्षेत्र के नाम पर कोई गड़बड़ी ना हो और सब लोगों को एकजुट करके वोटिंग उनके पक्ष में कराया जा सके। अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज नाराज़ है और वो विपक्ष में वोट करता है, उनके खिलाफ वोट करता है, तो ज़रूर
आर.के. सिंह के लिए मुश्किल है। तो ये काराकाट की कहानी है। काराकाट हो आरा की गया, कहानी है। आरा की हो गई, फिर बक्सर। और बक्सर हो गया। तो बक्सर में देखिए मिथिलेश तिवारी जी जो हैं, मिथिलेश तिवारी जी वहाँ बाहरी उम्मीदवार हैं। चौबे जी, अश्वनी चौबे भी बाहरी उम्मीदवार थे। तो लोगों में ये लग रहा है कि हर बार भाई बाहरी का आदमी आके यहाँ नेता बन जा रहा है और हम लोग यहाँ इतने दिन से खट रहे हैं तो खाली झोला लेके ढोएंगे। तो ये एक फीलिंग है भाजपा कार्यकर्ताओं में भी। वो फीलिंग कितना असर डालेगी ये देखना होगा। और दूसरे कि वहाँ एक निर्दलीय आनंद मिश्रा हैं, वो भी मजबूत चुनौती दे रहे हैं और वो अपने को खुद को बतलाते हैं कि हम संघ के स्वयं सेवक तो हैं। विकल्प है बीजेपी के कार्यकर्ताओं हाँ, के पास। और वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इधर से नाराज होकर उधर जाएंगे। तो और वो जितना वोट काटेंगे वो सब समझिए कि मिथिलेश तिवारी यानी एनडीए का वोट काटेंगे। तो ये एक बड़ी क्षति है, बड़ा वहाँ डैमेज दिख रहा है मिथिलेश तिवारी के यानी भाजपा के उम्मीदवार के साथ। और सुधाकर सिंह भी हैं। सुधाकर सिंह की मुख्य विपक्ष में तो वही हैं, और ये तो घरेलू विरोधी इनको मान लीजिए आनंद मिश्रा को। तो वो पहले टिकट के दावेदार थे भाजपा से ही, तो भाजपा से नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय खड़े हो गए। तो ये सुधाकर सिंह भी वहाँ मजबूती से डटे हुए हैं, मगर उनके जीत की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, इस वजह से कि उनके लगातार बयानों से, जिस समय नीतीश सरकार में मंत्री थे वो, तो उनके बयानों से एक वर्ग में नाराज़गी है। और दूसरे कि वो भाजपा में भी रहे हैं, फिर उधर चले गए, कभी किसी की तारीफ़ कर देते हैं, कभी किसी की शिकायत कर देते हैं। तो लोग के साथ उनका बहुत बेहतर तालमेल नहीं है। एक और खबर निकल कर आज सामने आई थी कि बक्सर में राजद कार्यकर्ता के साथ ही मारपीट हो गया सुधाकर सिंह। वही तो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह का बहुत ट्यूनिंग नहीं है अपने पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ और आम लोगों के साथ भी। तो आप लड़ाई किसके में देख रहे हैं बक्सर में? हमको तो लग रहा है कि वहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में आनंद मिश्रा ही रहेंगे। अच्छा। और आनंद मिश्रा जितने ताकतवर होंगे उतना खतरा बढ़ेगा भाजपा उम्मीदवार के लिए, और उतना ही खतरा इनके लिए भी है, सुधाकर सिंह। क्या मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा के वोटिंग मतलब वोट जो शेयर हैं जब बट जाएंगे तो सुधाकर सिंह के लिए पड़ रहा है? तब उनके लिए चांस होगा, तब उनके लिए चांस है। और ददन पहलवान भी वहाँ खड़े हैं, पुराने योद्धा हैं वो, तो वो भी यादवों का कुछ वोट काटते हैं, वो काटेंगे इनका वोट, सुधाकर सिंह का। तो यानी वहाँ जो है सो हर उम्मीदवार एक दूसरे के घर में सेंधमारी कर रहा है, इसलिए स्थिति उलझ गई है। जिसके में ज्यादा सेंधमारी होगी वो हारेगा। तो वहाँ स्थिति थोड़ी उलझी हुई है। हाँ। तो ये दो सीटों के बारे में आपकी क्या राय है, आरा और बक्सर? देखिए, आरा की सीट जो है वो भी हम कह सकते हैं कि आर.के. सिंह वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि आरजेडी और ये माने भाकपा माले, पहले तो ये इंडियन पीपुल्स फ्रंट था, तो आरा में इनका संगठन बहुत मजबूत है और इनके बड़े वोटर हैं। माने वो भोजपुर ही है कि जहाँ से पहली बार रामेश्वर प्रसाद भाकपा माले के एक सांसद चुन के गए, पूरे देश में पहली बार एक सांसद चुने गए। तो वो इलाका भाकपा माले का माने इंडियन पीपुल्स फ्रंट पुराना जो है उसका गढ़ है और उसके वोटर हैं। तो पिछले जो भी उम्मीदवार आरजेडी के रहे हैं उनको वोट मिला है और आर.के. सिंह को चुनौती वो देते रहे हैं। इस बार भी वही स्थिति रहेगी, उनको ज़्यादा वोट मिलेगा और इस बार तो वो ज़्यादा वो संगठित लोग हैं तो उनको वोट मिलेगा। लेकिन आर.के. सिंह के काम के बल पर आरा के लोग उनको पसंद करते हैं और उनको लोग चुनेंगे। मुसलमान वोटर्स भी कई ऐसे हैं, नौजवान साथी जो नौजवान वोटर हैं वो कह रहे हैं कि आर.के. सिंह ने जो आरा के लिए किया है इसलिए वो चुना जाना चाहिए, ऐसे सांसद को रहना चाहिए। तो मुस्लिम वोटर भी हालांकि जब जाति के आधार पर हवा बन जाती है तो लोग अपनी जाति में करने लगते हैं, लेकिन आर.के. सिंह के खिलाफ जो आप बातें कह रहे हैं वो एक तो विद्यार्थी परिषद के नौजवान जो लड़के हैं जो अभी अभी कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी शुरू कर दिया है, उन लोगों को आर.के. सिंह लगाते नहीं हैं अपने। एक तो अधिकारी वाला उनका वो है कि मैंने वो, दूसरा है कि वो जब वहाँ उनकी पहुँच नहीं हो पाती है तो वो नाराज़ होते हैं और वही लोग वायरल करते हैं वीडियो। कहीं कहीं छोटा छोटा कार्यक्रम, 4 आदमी, एक लड़का, वीडियो मैंने भी देखा, एक लड़का घुस गया, आप नौकरी नहीं दिए, आपने क्या किया। तो
ये भाई आर.के. सिंह जो हैं वो सांसद हैं, नौकरी देने वाले वो कोई नहीं, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ सांसद तो उसके लिए होते ठीक ही है। एक वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है आरा के रमना मैदान में, हम्म, राजपूतों का उससे लगाव है, माने कि कुंवर सिंह के नाम पर है। आर.के. सिंह ने आरा के सौंदर्यीकरण के लिए ये तय किया कि रमना मैदान की खूबसूरती शुरू हो गई, माने वहाँ लोग माने बड़ी भीड़ जुट रही है, उस स्टेडियम को हटा के दूसरी जगह ले जाएंगे। इससे लोग नाराज हैं कि बाबू साहेब का मूंछ जो है वो ये आर.के. सिंह क्यों स्टेडियम हटा देंगे। वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया और नेशनल लेवल का स्टेडियम हम बनवा देंगे, लेकिन इसको सुंदर बनाने के लिए कर। लेकिन लोग तो ये जो एक जिद है लोगों को, मैंने अपनी मूंछ की लड़ाई है कि बाबू साहेब हमारे घर पर क्यों नहीं आए। अच्छा, आर.के. सिंह का वो ससुराल है, वो रहने वाले सुपौल के हैं, तो भोजपुर उनका ससुराल है। तो ससुराल में अब बहुत सारे लोग उनसे तो नाराज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हैं कि दामाद हैं, उनको चुनना चाहिए। तो इसलिए आर.के. सिंह के भीतर ही जो है वो लड़ाई है, मैंने पार्टी के भीतर। हाँ, बाहर से उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो सुदामा प्रसाद हैं, उनके वोटर तो हैं, उनका इंटैक्ट वोटर है और उनको वोट करेगा। एकदम मार्जिन कम रहेगी, फिर भी आर.के. सिंह जीतेंगे। दूसरी बक्सर की सीट में भाजपा के प्रत्याशी की मुश्किल है निश्चित रूप से, लेकिन वो जो निर्दलीय प्रत्याशी जो बन के आ गए वो वोट कटवा बन जाएंगे, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। देखिए, पार्टियों का टिकट सिंबल, किसी भी पार्टी का सिंबल रहता है तो जनता उसको चुनती है, और इस बार तो सीधा यह है कि मोदी को चुनना है। किसको चुनना है? आखिर लोग चुन रहे हैं मोदी को, माने जनता के बीच में ये तो मोदी को चुनिए या राहुल जी को, हाँ, चाहे उनको चुनिए। तो वहाँ पर माहौल यही है कि मिथिलेश तिवारी बाहरी होने के बावजूद आखिरकार यही होगा। अब देखिए, मुन्ना तिवारी वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं और वो अश्वनी चौबे के परम शिष्य हैं और वो जाति से ब्राह्मण हैं। तो वो भी जो कांग्रेस के लिए उनको करना चाहिए वो कर ही रहे हैं, माने खुल के निकल रहे हैं, लेकिन वो भीतर भीतर अश्वनी चौबे के शिष्य हैं। तो अश्विनी चौबे भी तो विरोध में ही थे मिथिलेश तिवारी अश्वनी के। चौबे मान गए हैं बात, अश्वनी चौबे नहीं गए, हाँ, प्रचार करने नहीं गए हैं। अगर मान गए तो चले जाते। लेकिन बक्सर में ब्राह्मण मतदाता और खास करके अगड़ी जाति के, माने बक्सर के उत्तर प्रदेश के इलाके में पूरा, वहाँ तो मेन लड़ाई उत्तर प्रदेश और बक्सर ये बिहार के किसानों की है कि ज़मीन, गेहूं की भारी खेती होती है और ज़मीन कब्जा करने के लिए भूमिहार, ब्राह्मण, तो ये तो वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई चलती है। तो वो सब एक साथ मिल के वोट करेंगे, तो किसी निर्दलीय, हाँ, माले के खिलाफ करेंगे, तो किसी निर्दलीय को वो लोग नहीं चुनेंगे। बक्सर में तो वैसे माले हैं नहीं, बक्सर में तो आरजेडी है। आरजेडी है, और सुधाकर सिंह के पिताजी ही उनका विरोध करते रहे हैं। पिछले चुनाव में तो वही उनका वोट नहीं मांगे और उनका विरोध किया। जगदानंद सिंह नहीं गए बक्सर में सुधाकर सिंह को, तो सुधाकर सिंह अपना वोट मांग रहे हैं। लेकिन मिथिलेश तिवारी को न चाहते हुए भी लोग मोदी के चलते उनको वोट आखिरी में आपको लगता है कि ऐसा हो ऐसा जाएगा? हो जाएगा। कारा बक्सर तो हो गए, अब बाकी है जहानाबाद है, काराकाट है, सासाराम है। जहानाबाद भी मुश्किल वाली सीट है एनडीए के लिए, क्योंकि बहुत नाराज़गी है उनको लेकर, खास करके भूमिहार समाज में। और इन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। चंद्रवंशी जो वहाँ से सिटिंग सांसद हैं, इसको लेकर के वहाँ मैनेजमेंट किया है जदयू ने। और जो किंग महेंद्र के भाई हैं उनको घुमाया जा रहा है वहाँ, भोला सिंह, हाँ, भोला शर्मा को घुमाया जा रहा है। वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट देने के लिए कह रहे हैं, और उनका असर है। उनकी बात लोग टालेंगे नहीं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं लोगों से। हाँ, उनकी कंपनी में वहाँ के बहुत सारे नौजवान काम करते हैं, तो इसलिए वो उसका मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। और कहना भी पड़ा, मैं खुद नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि अगली बार हम भूमिहार को वोट देंगे। तो इससे भी लोगों की नाराज़गी थोड़ी दूर होगी। मगर सुरेंद्र यादव जो हैं, असली टक्कर उनसे है, जो राजद के उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र यादव बहुत अच्छा वोट लाए थे, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से ही जीते थे चंद्रवंशी। तो इस बार उनके वोटों में अगर थोड़ा सा भी इजाफा हो जाता है तो चंद्रवंशी हार जाएंगे। और जो नाराज़गी की जो स्थिति दिख रही है, और दूसरे की अरुण कुमार वहाँ पहुँच गए हैं बसपा से, तो बसपा जो वोट काटेगी, वो भले बसपा है मगर वो वोट काटेगी एनडीए का।
तो एनडीए का वोट काटेगी, वो फायदा होगा राजद को। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, जहानाबाद में कोई कुछ भी हो सकता है। सुरेंद्र यादव भी जीत सकते हैं, और अगर मैनेजमेंट इनका सही हुआ तो चंद्रवंशी भी जीत सकते हैं। तब चंद्रवंशी जी का तभी जीतेंगे वो। भूमिहार वोटों पर ही चंद्रवंशी जी की जदयू उम्मीदवार की जीत निर्भर है। अगर भूमिहार वोट में थोड़ा सा भी डैमेज होता है तब सुरेंद्र यादव की जीत पक्की है। आप भी इसी की चर्चा बिल्कुल, जहानाबाद में मैं वही कह रहा था कि भूमिहार मतदाता अगर कोई खेल कर दिया तो चंदेश्वर चंद्रवंशी निश्चित रूप से वो हार जाएंगे। चंद्रवंशी जी माने एक राजनेता तो हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भी वो शांत सौम्य रहने वाले, और वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं। लोगों का काम भी वो माने एक सांसद होता है ना कि आगे बढ़ चढ़ के लोगों का काम करा लिया, जैसे आर.के. सिंह करते हैं। तो वो चीज़ चंद्रेश्वर जी में नहीं है, और चंद्रेश्वर जी के प्रति लोगों की नाराज़गी है। ख़ास तौर पे जो जेडीयू के एटीएम कहे जाते थे, वो जो किंग महेंद्र के भाई भोला सिंह को वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, और उन्होंने क्षेत्र में काम शुरू कर दिया था, बहुत काम किया था, खूब घूम रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को। एक और थे कि जगदीश शर्मा अपने बेटे राहुल शर्मा के लिए खोज रहे थे। इन सब चीज़ों से भूमिहार जो है वो नाराज हुआ, और नहीं किया उन्होंने। तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए ये एक भूमिहार फैक्टर बहुत बड़ा है, और वो लोग नाराज भी हैं। अरुण बाबू वहाँ थे, अरुण बाबू हैं भी, माने बहुजन समाज पार्टी से हैं, वहाँ से सांसद हैं। आशुतोष कुमार भी वो भूमिहार हैं। तो माने भूमिहार मतदाताओं के पास ऑप्शन है कि वो कर सकते हैं किसी को मतदान। आप देखिए वैशाली में भी उनके पास ऑप्शन था, तो वो वहाँ चुने। आप उधर वो संजय जायसवाल जहाँ पर हैं, वो बेतिया में, वहाँ भी उनके पास ऑप्शन है कि वो तिवारी जी वहाँ पर खड़े हैं। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन है वो बिहार मतदाताओं के पास, वो इस बार वो कर रहा है। ये बड़ा मतलब कि बड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि इस बार भूमिहार वोटर जो इंटैक्ट रहा हमेशा एनडीए के साथ, वो दरका है, कई सीटों पर दरका है। जहां उन्हें विकल्प मिला है वो लोग एनडीए के साथ छोड़े हैं। तो ये आगे के आने वाले चुनावों के लिए एनडीए के लिए कोई अच्छा तो नहीं जा रहा है मैसेज। वो नाराजगी की कई वजह हैं, बिखराव की कई वजह हैं। ज़्यादातर वजहें व्यक्तिगत हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा है उस समुदाय में, और सभी लोग चाहते हैं कि विधायक सांसद बने, नेता बने। नेता बनना सगल है, अगर नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो नेता बन गए, यही ऑप्शन है। तो इसलिए ज़्यादा नाराज़गी है कि टिकट उस हिसाब से कम मिला। मगर अब तो यहाँ जातीय जनगणना हो गई है, उसे सबको पता है कि किस जाति की क्या हैसियत है, कितनी ताकत है, कितना वोट उनके पास है, उसी हिसाब से मिलेगा टिकट। तो अगर वो बिखराव होता है तो वो उसी समाज के लिए घातक होगा, वो दूसरे किसी के लिए घातक नहीं होगा। जो भी थोड़ी बहुत राजनीतिक हैसियत आपकी बची हुई है, वो भी हैसियत आप गंवा देंगे, और जो सीटें अभी भूमिहार जाति के नाम पर भूमिहार उम्मीदवारों को दी जाती है, वो भी अगली बार से छीन जाएगी सीटों से। तो इस बात की भी हुई ना कि कुशवाहा समाज की तो अच्छी आबादी है, बीजेपी ने किसी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, मगर दूसरे तरफ से उनको ये किया, हाँ, तब बैकअप किया सहयोगी दलों से उनको मेकअप किया गया। महिला को भी नहीं दिया बीजेपी ने, मगर दूसरे सहयोगी दलों के थ्रू उनको मेकअप किया। तो और दूसरे की उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये है कि ये तय बात है कि जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। तो वो एक बड़ा वो है, सांत्वना है कुशवाहा समाज के लिए। कुशवाहा की चर्चा हो गई तो कराकाट की बात कर ही लेते हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या जीतेंगे? ये लाख% का सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि पवन सिंह नाको चने चबवा दिया है उन्होंने। मगर पवन सिंह की जो लोकप्रियता है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत लोकप्रिय थे, पटना में घूमते थे तो उनके पीछे भी नौजवानों का हुजूम लगता था, जहाँ जाते थे भीड़ लग जाती थी देखने वालों की, एक बार उनको छूने वालों की, इतना क्रेज था। मगर वो हार गए रविशंकर प्रसाद से, भाजपा से हार गए, टिकट बदला तो हार गए, कांग्रेस में गए, हार गए। तो पवन सिंह का भी वही हालत वहाँ हमको लगता है कि होगा। ठीक है, अभी भीड़ है, क्रेज तो है ही उनका ना, एक अच्छे गायक हैं, अभिनेता हैं, तो इस नाते नौजवानों क्रेज होता है फिल्मी सितारों का। मगर आप देख लीजिए उठा के फिल्मी सितारों का क्या इतिहास रहा है।
ज़्यादातर सितारे हार जाते हैं चुनाव। बम्बई में कितने सितारे हार गए, भोजपुरी वाले तो सब भोजपुरी वाले जीत गए, तो वो विनिंग पार्टी से आए तब जीते। अगर दूसरी पार्टी से सपा से जो लोग है वो हार गए, कांग्रेस से भी हारे। तो अगर आप जो लोकप्रिय पार्टी है उस समय उसके साथ आप जाते हैं तब आपकी लोकप्रियता उसमें ऐड हो जाती है और आप जीतने वाले कैंडिडेट बन जाते हैं। मगर आप ऐसी पार्टी में चले जाते हैं या निर्दलीय हो जाते हैं जिसका कोई मजबूत आधार नहीं है, बैकिंग नहीं है, तो वहाँ सिर्फ आपकी पर्सनल बैकिंग काम आएगी, पर्सनल समर्थन काम आएगा। बात तो यही है ना कि उपेंद्र कुशवाहा को, भले उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह ना जीते लेकिन राजपूत वोट काट दिया तो नुकसान तो करा ही देंगे। नुकसान कराएंगे, वोटों का अंतर कम हो जाएगा। मगर वहाँ दूसरे हाँ गए वहाँ, वोटरों में बिल्कुल बिल्कुल पूरी कोशिश की गई है। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है वहाँ। आप कैसे देख रहे हैं? काराकाट सीट बहुत विशाल माने लोकसभा क्षेत्र है। आप डिहरी से शुरू करिए। वहाँ डिहरी की जो समस्या लोगों की है, डालमिया नगर में जिस तरह से लोग बेघर हो रहे हैं, वो सवाल पवन सिंह हल नहीं कर पाएंगे। वहाँ की जनता जानती है कि ये गंभीर सवाल है, पवन सिंह से नहीं होगा। केंद्र में अगर कोई मजबूत आदमी जब तक नहीं होगा तो वहाँ की जनता के आप वो सिंचाई की जो माने पूरा वहाँ से सासाराम से लेकर और यहाँ विक्रमगंज तक अब पूरा इलाका जो बड़ी नहर है, बड़ी नहर में पानी की जो समस्या है, कोई मजबूत सांसद नहीं रहेगा वो नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ की जनता जानती है पवन सिंह के साथ नौजवानों की एक भीड़ है। पवन सिंह के पक्ष में बहुत सारे फिल्मी सितारे, लड़के लड़कियां, हीरो हीरोइन सब वहाँ घूम रहे हैं और एक माहौल लोगों ने बना दिया है। निश्चित रूप से पवन सिंह के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है और मतदाता ऐसा लग रहा है कि उनके, लेकिन जिस दिन बूथ पर कतार लगेगी तो आप देखेंगे कि पवन सिंह के अधिकांश वोटर जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो 17 साल 18 साल के लड़के लड़कियां हैं जो कह रहे हैं। लेकिन जो गंभीर मतदाता है उसको राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ये दो कैंडिडेट दिख रहे हैं। दूसरी बात है कि पार्टी का सिंबल किसके पास है। पवन सिंह को पार्टी ने निकाला है, ये मैसेज वहाँ पर गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सभा में जो उन्होंने माहौल बनाया उसका भी असर होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा एकदम से कमज़ोर हो गए हैं ऐसा नहीं है। राजा राम सिंह का अपना एक वोट है जो आरजेडी और भाकपा माले का वोट है जो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुशवाहा समाज को जो ये बार बार ये बात फैलाने की कोशिश हो रही है कि कुशवाहा समाज खिसक गया है एनडीए से, ऐसा हुआ नहीं है। राजा राम सिंह भी कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा, क्या वोटों का बिखराव होगा कुशवाहा समाज? नहीं, कुशवाहा समाज के लीडर राजा राम सिंह कभी नहीं रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा उसके लीडर रहे हैं। आप वैशाली में जितना उनके पक्ष में कुशवाहा हैं, इधर इलाके में उन्होंने काम किया है, मुजफ्फरपुर तक उनका जो है उनकी पकड़ है। तो उपेंद्र कुशवाहा समाज का नेता कौन है? पासवान का नेता कौन है? चिराग पासवान है। कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम सिंह नहीं है। इसलिए लोग देख रहे हैं कि केंद्र में हमारी एक मजबूत वो जाएगी, पहचान बढ़ेगी, तो उपेंद्र कुशवाहा का वोटर उनके साथ है। पवन सिंह राजपूत वोटर काट लेंगे और नौजवानों का वोटर भी वो काट सकते हैं, तो वो वोट कटवा हो जाएंगे। राजा राम सिंह और उनमें लड़ाई है। तो अब बारी सासाराम सीट की है, एक वही बची है। हाँ, तो सासाराम सीट तो कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। वो मीरा कुमार की, जगजीवन राम जी की सीट थी और बड़े मजबूती से लोग वहाँ से जीतते रहे थे, मगर इस बार उनके परिवार का कोई नहीं है। तो वो जो एक चार्म होता था वहाँ जगजीवन बाबू के परिवार का, वो चार्म इस बार नहीं है। और वहाँ सीएस राम आ गए हैं बीजेपी से। इनके पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे थे, मुनीलाल राम, और वाईएस थे, रिटायर होकर के फिर भाजपा में शामिल हुए, सांसद बने, मंत्री भी बने, वो केंद्र में मंत्री भी थे वाजपेयी सरकार में। तो सीएस राम उसी इलाके के हैं इसलिए, और भाजपा का समर्थन है उनके साथ। दूसरी ओर कांग्रेस से मनोज कुमार हैं, इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष है। तो मनोज कुमार और उनके पुत्र पर कई तरह के केसेस चल रहे हैं, उसमें बलात्कार के प्रयास का भी आरोप उन पर है। इसको लेकर शुरू में बड़ा हंगामा था, उहापोह था कि कांग्रेस टिकट देगी कि नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही उनका विरोध हो रहा था कि ऐसे आरोपित को टिकट नहीं देना चाहिए। नॉमिनेशन रुका हुआ था, मगर अंत में टिकट मिल गया उनको और वो लड़ रहे हैं।
तो वहाँ भी बहुत आसानी वाली जीत हमको लग रही है कि वो बीजेपी के तो लिए। इन दोनों की लड़ाई में जो मौजूदा सांसद साहब है छेदी पासवान, वो कहाँ है? छेदी पासवान खामोशी से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे पहले हैं। तो लगा कि कांग्रेस राजनीति टिकट में दिलाएंगे। राजनीति में कब किसका सितारा उदय हो जाएगा, किसका अस्त हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए अभी उनका सितारा अस्त है, मगर हो सकता है कल उनका भी उदय हो जाए, छेदी पासवान फिर से कहीं से उनको कुछ बना दिया जाए। तो राजनीति में ये होता रहता है। और छेदी पासवान तो लंबे समय से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और लोकप्रिय सांसद थे वो। वो लोकप्रिय सांसद थे, लेकिन कहा बीजेपी ने टिकट इसीलिए काट दिया क्योंकि काम इनका ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। काम तो देखिए 99% सांसद जो हैं वो भगोड़े किस्म के होते हैं। अच्छा। जनता से उनकी दूरी रहती है, हवा हवाई रहती है। और ये इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को अपने नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। सांसद अपने नाम पर कहीं मांग रहे हैं? एनडीए का कोई सांसद अपने नाम पर तो वोट ही नहीं मांग रहा है कि हमने जो काम किया है, आपकी सेवा की है, उसके लिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हमने 5 साल तक आपकी जो सेवा की है उसकी मजदूरी लेने आया हूँ, हक से वो बोलते हैं, लोग उनको देते भी हैं वोट। वैसा कोई सांसद एनडीए का कह रहा है कि हमको भी मजदूरी चाहिए 5 साल तक जो सेवा हमने की है, क्योंकि सब एक ही तरह के हैं। वो सुख ऐश के लिए राजनीति अब मिशन कोई कहता है तो मिशन नहीं है, राजनीति भी एक प्रोफेशन है। जैसे दूसरी सेवाएं हैं, नौकरी है, लोग बीपीएस आईएएस करके सेवा करते हैं या क्लर्की करते हैं, वैसे ही राजनीति भी एक सेवा प्रोफेशन हो गया है, क्योंकि इसमें इतनी सुख सुविधाएं जुड़ गई हैं कि उसके चलते लोग जाते हैं उसमें अपना नौकरी करने। 5 साल तक नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद हार जाएंगे, जीवन भर पेंशन पाएंगे। मिलते रहेगा। वैसा ही आप भी देख रहे हैं सासाराम की सीट मीरा कुमार ने छोड़ दी, और मीरा कुमार की वो सीट थी, जगजीवन बाबू की वो सीट थी, तो मीरा कुमार वहाँ से आराम से हट गई, तो उनके वोटर उनसे नाराज़ हैं। दूसरी बात यह है कि सासाराम में हाल के दिनों में एक बार रामनवमी के समय और दशहरा के समय भी आज जवाहर प्रसाद जो वहाँ के विधायक रहे थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया बहुत दिनों तक। उसका एक बहुत असर है। मतदाता एकदम उसके लिए उसमें है कि वहाँ पर लड़ाई जो है वो सीधे सीधे उस पर हिंदू मुसलमान करके वो बहुत असर करेगा उसका चुनाव में। और जवाहर प्रसाद लोकप्रिय नेता सासाराम उस इलाके के हैं, तो उनको जेल में बंद करने का असर वोटर तो देख रहा है कि भाई। और मुनीलाल के बेटे जो हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो उन्होंने जब केंद्र में मंत्री रहे थे तब भी। आप जगजीवन बाबू के बाद मीरा कुमार ने तो उस इलाके के लिए कुछ किया ही नहीं। और मीरा कुमार तो आरा में भी उनका घर है। अब आप आरा की बात है, बलराम भगत से लेकर मीरा कुमार, जगजीवन राम, रामसुभग सिंह, अनेक बड़े नेता हुए, लेकिन आरा के लिए किसने किया? आर के सिंह ने किया। तो इसलिए आर के सिंह को लोग पसंद। मीरा कुमार ज्यादा समय भी नहीं दे पाई, वो तो अपने बेटे के चुनाव में ही पटना साहिब में ही। हाँ, और यहाँ पर आके वो कह रही हैं कि जो वादे किए गए, सांसद ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो उनसे भी कोई पूछता है कि आपने जो वादे किए थे उसका क्या किया आपने? सासाराम के लोगों को क्या किया? सासाराम में पहाड़ का पहाड़ ख़त्म हो गया, माने माफिया ने बेच दिया उसको, ख़त्म कर दिया, मैंने अब पहाड़ ही नहीं दिखता है, वो ख़त्म हो गया। आप वो ग्रैंड ट्रैंक रोड के बाद जब ये नई सड़क बनी, जो नेशनल हाईवे, उसके दोनों तरफ आप जाके देखेंगे गिट्टी, क्रशर, ये सब अब तो मैंने वो ख़त्म ही हो गया, पहाड़ ही ख़त्म कर दिया लोगों ने। तो सासाराम की मुश्किल अभी भयंकर गर्मी, सासाराम की मुश्किल सिंचाई, सासाराम के उद्योग धंधे, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे, वो सब खत्म। तो वहाँ के लिए किसने क्या किया? तो लोग एक मजबूत, माने वो देख रहे हैं कि विकास के काम कौन कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने वहाँ भी आके माहौल बनाया। काराकाट में उनकी सभा हुई, और माने 27 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बिहार में रैलियाँ कर चुके हैं, और उसका असर जो है वो इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। शाहाबाद का पूरा ये सीट जो है, अधिकांश, एक नालंदा को और इसको छोड़ दें तो सब शाहाबाद का ही है। उन सीटों पर एनडीए की लड़ाई माने विपक्ष से है, लेकिन एनडीए सेफ दिख रही है।
अच्छा, लेकिन विधानसभा में शाहाबाद के एरिया में कमजोर थी। हाँ, विधानसभा में कमज़ोर थी, निश्चित रूप से कमज़ोर थी। वो इलाका विधानसभा में एनडीए का वो है भी नहीं, वो पूरा इलाका वो आरजेडी और माने इंडी गठबंधन का। पहले तो था ही, 20 में खिसक गया। हाँ, 20 में वो खिसक गया मसला। अब देखिए, आरा के विधायक जो हैं वो कुछ करते नहीं हैं, तो उनके प्रति लोगों की नाराजगी रहती है। तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव अलग है, लोगों का मूड भी अलग रहता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिरी चुनाव के समय प्रधानमंत्री आपसे माने वो कन्याकुमारी पहुंच गए हैं और योग वो करेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ पर। तो ये है कि कहीं कोई मंत्र उनका चल गया तो ये 8वां चुनाव भी उनके। अब वैसे भी अब दौरा तो सब नेताओं का खत्म हो गया, अब तो प्रचार करना नहीं है, आखिरी चरण है। अब मतदाता को बताना है कि हमने क्या फैसला लिया है, और 4 जून को रिजल्ट आएगा। 40 सीट पर जिस प्रकार से इस बार लड़ाई थी, 2019 से तुलना करते हैं, क्या लगता है कि कई सीटों पर टफ मुकाबला है? टफ मुकाबला है, और इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी बिहार में। एक बिल्कुल। सीट थी पिछली बार। हाँ, पिछली बार 1 सीट थी कांग्रेस की, मगर इस बार राजद को भी कुछ सीटें मिलेंगी, कांग्रेस की भी सीटें एक आध हो सकता है बढ़ जाएं कहीं, और लेफ्ट पार्टियों की भी उम्मीद है एक आध सीटों पर उनकी भी अच्छी फाइट है। तो सीटें बढ़ेंगी, 5-7 सीटें उनको जा सकती हैं। 5 से 7 सीटें ही हाँ, जा सकती। 30 से ज्यादा सीटें आपको लगता है कि एनडीए जीत जाएगी? 30 से ज़्यादा सीटें निश्चित रूप से जीतेगी। आपका आखिरी कमेंट? बिल्कुल, आखिरी कमेंट यही है कि तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में माने एक जान फूंक दिया है इंडी गठबंधन में। पूरे देश में जिस तरह से इंडी गठबंधन बिखरा हुआ सा दिखा, यहाँ भी हालांकि हो जाएगी, लेकिन कमान थमान लिए तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है, और उसका असर बिहार की राजनीति पर देख। अरे भाई, 39 आप जीते हुए हैं, तो आपको तो गेन करना कुछ नहीं है, आपको तो जो करना है वो लूज ही करना है। 40 में 40 मतलब वो 40 में 40 नहीं आ सकता है इस बार। यही हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो चैलेंज किया है, तेजस्वी यादव को इस बार गेन करने का मौका मिला है, और वो एक नए युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। रिजल्ट आएगा तो ये बताएगा कि तेजस्वी यादव ने कुछ कमाल किया है। अब जाते जाते एक और चीज़ हमको याद आ गया, क्योंकि 6 चरणों में जो चुनाव हुआ, मतदान का प्रतिशत इतना कम रहा, और 2019 का भी रिकॉर्ड ये कहता है कि बिहार में जो 7 चरण के चुनाव हुए थे पिछली बार, सबसे कम वोटिंग इन्हीं 8 सीटों पर हुई थी आखिरी चरण में। इस बार तो वैसे ही कम वोटिंग हो रही है, और इसमें भी अगर उससे भी ज़्यादा कम हो गई तो क्या होगा? और राजधानी पटना सबसे टॉप पर था, जहां सबसे कम वोटर निकले पूरे प्रदेश में। और दूसरी उल्लेखनीय बात पिछले चुनाव की ये थी 2019 की, कि पुरुष से ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी बिहार में। और वो महिलाएं वोटर किसकी हैं? नरेंद्र मोदी की वोटर हैं, नीतीश कुमार की वोटर हैं। क्योंकि शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और गांव-गांव की महिलाएं, और ख़ास करके वो जो जीविका दीदियाँ का जो कंसेप्ट है उनका, तो इसके से का महिलाओं पर बड़ा अच्छा असर है। और शराब पी करके जो हंगामा करते थे पुरुष गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और मार पिटाई जो महिलाओं की होती थी, पैसे सब बर्बाद होते थे उसमें, वो सब रुक गया है। तो उससे महिलाएं बड़ी खुश हैं, प्रभावित हैं। और दूसरे की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उनको मदद भी दे रही है, घर बनवा रही है, शौचालय दे रही है। तो ये सब महिलाएं जो हैं वो चुप्पा वोटर हैं। पुरुष अगर कहेंगे भी कि इधर से उधर दे दो वोट, उस पार्टी को दे दो, तो वो नहीं जाएंगे उधर, और वो वोट करेंगी एनडीए के लिए। उसी तरह कई जातियां हैं, खास करके वैश्य समुदाय की जातियां, जो शोर नहीं मचाती हैं, नारेबाजी नहीं करती हैं, अपनी दावेदारी बहुत ज़ोर से नहीं पेश करती हैं, वो चुपचाप वोट करती हैं। वो भी एनडीए की बहुत मजबूत वोटर हैं। तो इन्हीं सब वोटरों के आधार पर बिहार में एनडीए टिका हुआ है, वही उनके आधार वोट हैं, और उससे वो जीत जाते हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा सशंकित रहती हैं राजद के राज से, कि राजद का राज आ जाएगा तो फिर से वो हो जाएगा। तेजस्वी ने जो भुनाने की कोशिश की, उसका कुछ खास असर नहीं? नौकरी केवल बोल रहे थे। नौकरी, देखिए, नौकरी का असर अगर विधानसभा का चुनाव होता और उसमें ये मुद्दा उठाते तो वो ज़्यादा असरदायक होता। मगर लोकसभा चुनाव में अब तेजस्वी जीतेंगे भी तो कितनी सीटें जीतेंगे? बहुत, मान लीजिए कि बहुत हुआ तो 7-8 सीटें जीत गए वो,
तो 7-8 सीटें लेकर के वो क्या करेंगे, सरकार को कितना प्रभावित कर पाएंगे। अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो उनसे बड़ी बड़ी पार्टियां कई वहाँ रहेंगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में ही उसका माहौल उन्होंने बना हाँ, दिया। माहौल जरूर उन्होंने बनाया और ये एक मुद्दा भी बन गया। बेरोजगारी जो है, इस पर प्रधानमंत्री के समेत एनडीए के तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ी, बतलाना पड़ा कि हमने इतनी नौकरी दी, ये दिया, वो दिया। तो मुद्दा तो जबरदस्त बना दिया, मगर उसका बहुत असर चुनाव पर पड़ेगा, मतदान के दिन पड़ेगा, ये हमको नहीं लगता है। तो देखिए, अब 8 सीटों पर प्रचार प्रसार थम चुका है। बारी मतदाताओं की है कि वो किसके पक्ष में ज़्यादा आपको वोट देते दिखाई देंगे। अब 1 जून को इन तमाम सीटों पर वोटिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा। सरकार केंद्र में किसकी बनेगी, बिहार में पलड़ा किसका भारी है, सब जो परिस्थितियां हैं, सब तस्वीरें जो हैं उस दिन साफ हो जाएंगी। तो इंतज़ार अब 1 जून और 4 जून का है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।